हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल तूफानी फिजिक्स पर। मैं आदर्श आप सभी को आज से बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो साथियों, जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने लेसन्स हैं और हमें किस तरीके से स्ट्रेटजिकली हमें पढ़ाई करनी होगी। फ्रेंड्स, इसमें पहला चैप्टर है रिलेटिविटी यूनिट का फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में हम पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, ऐसे हम एनालिसिस करेंगे। सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका थर्ड चैप्टर होने वाला है स्टैटिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका चौथा चैप्टर होने वाला है सम यूनिवर्सल लॉज। इसका फिफ्थ चैप्टर होने वाला है मैक्सवेलियन distribution of speeds, and sixth chapter will be quantum statics। तो दोस्तों, अब हम पहले फर्स्ट चैप्टर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई एंड हाउ। मीन्स हमें फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इन सब के विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि रेफरेंस होता है कि ए सिस्टम ऑफ जियोमेट्रिक एक्सिस इन रिलेशन टू व्हिच मेजर ऑफ साइज, पोजीशन और मोशन कैन बी मेड। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम थोड़ा सा आते हैं भूगोल में, थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। फिर अभी हम बहुत आसानी से बहुत कठिन से कठिन टॉपिक को हम आसानी भाषा में हम सीख सकते हैं। जैसे हम आते हैं भूगोल के उदाहरण पर लेते हैं। भूगोल में क्या होता है कि पूरी जो अर्थ होती है, उस अर्थ को आसानी से पढ़ने के लिए हम एक मैप में पढ़ते हैं। तो उस मैप में हम कई रेखाएं खींचते हैं, कुछ उसमें अक्षांश रेखाएं होती हैं, कुछ उसमें देशांतर रेखाएं होती हैं। लेकिन क्या वह रेखाएं वास्तव में पृथ्वी पर होती हैं? तो इसका हमें क्वेश्चन आंसर मिलेगा नहीं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से साथियों, डियर फ्रेंड्स, इन्हीं रेखाओं के माध्यम से हम किसी भी सुदूर स्थित या किसी भी पॉइंट का हम एक फिक्स उसका हम पॉइंट निकाल सकते हैं। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, मीन्स किसी भी स्थान का हम एक फिक्स पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मैप की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? मैप की ज़रूरत हमें अर्थात भूगोल को आसानी से समझने के लिए पड़ी। इसी प्रकार से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब फिजिक्स के कंटेस्ट में आ जाइए, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, यह भी एक काल्पनिक कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से हम किसी अर्थात किसी बॉडी का हम मोशन, पोजीशन या साइज उसका हम डिटरमाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक खाका आपके दिमाग में बन गया होगा। अब हम उसके बारे में विस्तृत हम आते हैं, देखते हैं
कि इसमें कह रहा है कि यह एक जियोमेट्रिकली एक्सिस होता है। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं कि एक हमने पढ़ा है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हम कंसीडर कर लेते हैं, और एक जेड एक्सिस होता है। ये म्यूचुअली क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे यदि कोई बॉडी है, यदि ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेशन क्या है 3, 4, 5, कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं, एक्स वाई जेड हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी है, ये वाई एक्सिस पर चली गई दूरी है, और ये जेड एक्सिस पर चली गई दूरी है। फ्रेंड्स तो इसका पॉइंट अगर स्पेस में हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट को निर्धारित करने के लिए हमें इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, और यही सिस्टम जो है यही क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हम घर की छत पर बैठे किसी चिड़िया या किसी जानवर या किसी व्यक्ति के गति का हम वहाँ से ओवरलुक कर सकते हैं, हम उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से हम इसे डिटरमाइन करने के लिए किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की मोशन को, पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, उसे आसान भाषा में समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये होता है ओरिजिन, इसे हम बोलते हैं O। यहां से एक पोजीशन वेक्टर यदि हम मान लें R होगो, तो R और ये जो पॉइंट है इसे हम P मान लेते हैं। तो ये O और P ये जो है ये फ्रेंड्स जो पोजीशन वेक्टर होगा इसे हम R कैप मान लेते हैं। सिंपल है फ्रेंड्स। तो अब अगर ये पार्टिकल है, अब पार्टिस R कैप ये जो पोजीशन वेक्टर है R कैप इक्वल टू एक्स एक्सिस पर मीन्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, यही हमारा क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर होगा उस पार्टिकल का। तो फ्रेंड्स इन दिस सिस्टम द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल at any point is given x, y, z. At any instant the position vector are drawn from origin to the particle can be determined r vector 3i cap plus 4j cap plus 5k cap in this point. So generally we can say that r cap equal to xi cap plus yj cap plus 5k cap मीन्स ओवरऑल कुल मिलाकर क्या होता है कि फ्रेंड्स हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम केवल और केवल किसी भी पार्टिकल या किसी बॉडी का मोशन या पोजीशन निकालने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अच्छा अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं, अगर हमने टी टाइम t इक्वल्स टू 0 टी टाइम पर किसी पार्टिकल का पोजीशन ये है 3, 4, 5। ओके फ्रेंड्स, यदि हम t बराबर 5 सेकेंड मान लीजिए, हम 5 सेकंड बाद देख रहे हैं, यदि फिर भी इसका पोजीशन ये है
हम t बराबर 10 सेकेंड सब पे देख रहे हैं, इसका पोजीशन यही है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट पॉइंट विल बी रेस्ट स्टेट, कि यह पॉइंट जो है ये स्थिर है, ये रेस्ट में है। और यदि यही टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज होता तो हम कहते ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं द पोजीशन कोऑर्डिनेट आर कैप शुड बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यह एक टाइम का भी फंक्शन बन रहा है। जो ये आर कैप है यह समय के साथ यदि बदलेगा तो हम कहेंगे कि वह पार्टिकल मोशन कर रहा है। यदि वह समय के साथ वहीं स्थिर रहेगा तो हम कहेंगे वह पार्टिकल रेस्ट में है। अर्थात इसमें एक और फलक जुड़ रहा है, x कामा y कामा z कामा t, ये t का भी एक फंक्शन है। द पोजीशन कोऑर्डिनेट आर कैप शुड बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें टाइम आ गया है, तब जब इसमें अगर वो मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसमें वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन भी होगा। तो इसका यदि हमें वेलोसिटी देखनी होगी, वेलोसिटी अर्थात इसका यदि हमें देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, वेक्टर v इक्वल टू इस r का, ये जो r है फ्रेंड्स ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर का हम t के साथ देख रहे हैं, यहां डेरिवेटिव लगा दिया गया इसका। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रल में फ्रेंड्स बेसिक अंतर यही होता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो किसी बड़े क्षेत्र को एक छोटे छोटे क्षेत्र में तोड़ देता है, और इंटीग्रल का होता है किसी अगर छोटे क्षेत्र का आपको खाका मिल गया तो इंटीग्रल लगाने से आपको पूरे क्षेत्र का आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो हमें वेक्टर r मिल था, ये पूरा क्षेत्र था, और हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी थी, अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी, इसलिए हमने यहाँ डेरिवेटिव किया है। फ्रेंड्स आपको इस प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बेसिक से आपको मिलेगी जानकारी। तो साथियों इससे आप जुड़े रहिए, और मेरा ये दावा है कि आपको इससे आप यदि शुरू से लेकर अंत तक अपनी परीक्षा, जैसा कि आपको विदित होगा कि आपकी परीक्षा जल्द ही आने वाली है, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहेंगे तो विश्वास के साथ आपका ये फिजिक्स में आपका 80 से 85% आपका कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों हम बिना बात को आगे बढ़ाए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स अगर v हमको मिल गया है तो हम एक्सीलरेशन यदि उस पॉइंट का निकालना चाहें, देखिए ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा v अपान dv बाई dt। मीन्स एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स 1 सेकंड में वह कितने अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि d बाई डी टी, और v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, d r वेक्टर बाई डी टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर वेक्टर r बाई डी टी। सो फ्रेंड्स ये हम टाइम के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हमने इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को डिफाइन कर दिया। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसके डिफिनीशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पूरा ए सिस्टम ऑफ जियोमेट्रिक
axis in relation to which measurement of size, position or motion can be made. We describe the position of any such a coordinate system is called frame of reference. फिर in the system the position of a particle at any point is given by x, y, z. At any instant of position, vector r drawn from the origin to particle can be determined as vector r equal to xi cap plus yj cap plus jk cap. The position coordinate r cap vector r should be expressed as a function of time. Then the velocity and acceleration of particle can be determined as वेक्टर v. इससे आगे बढ़ना चाहेंगे फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या कर रहा है कि ये किसी पार्टिकल की मोशन को बता रहा है, ये किसी पार्टिकल के डायरेक्शन को बता रहा है एक फिक्स पॉइंट स्पेस में या कहीं पे, हम कहीं पे भी देख सकते हैं। अब हम आएंगे देखेंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में। तो जहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल होगा उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और जहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? न्यूटन का लॉ कहाँ फेल होगा, न्यूटन का लॉ कहाँ लगेगा? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाना चाहूँगा। फ्रेंड्स, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम किसी का भी निकाल सकते हैं। पहला था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं कर रहा था उसे उन्होंने कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेंड्स, inertial frame of reference, a frame of reference attached to a stationary object or an object moving with constant is called inertial frame of reference, where Newton's first law are directly applicable. न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हम देखते हैं थोड़ा जल्दी में इसे, कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति की ही अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु रेस्ट के स्टेट में है तो वह रेस्ट के स्टेट में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। वह जैसी है वैसे ही रहना चाहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे जैसे F इजकल टू एम ए, वेयर A इजकल टू V माइनस U अपॉन T, चेंज ऑफ रेट इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके फ्रेंड्स, if A is equal to 0 then F is equal to 0 means हम कह सकते हैं कि न्यूटन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे उस पार्टिकल या तो रेस्ट पोजीशन में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो। ओके फ्रेंड्स, जहां पे या तो
ए इजकल टू जीरो का मतलब क्या है, v माइनस यू बाई टी इजकल टू जीरो। मीन्स या तो v या u हर जगह सेम हो, मीन्स वेलोसिटी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक मतलब टाइम के साथ वो वेरी नहीं कर रहा हो, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, तब वहां पे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करेगा, या तो वह वस्तु रेस्ट में हो। लेकिन यदि नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ रेफरेंस में क्या है फ्रेंड्स, यदि F इजकल टू एम ए एंड ए डज नॉट इजकल टू जीरो, तब वहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फेल हो जाता है और वहां पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लगता है। आइए हम एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क ले लें, ये डिस्क है, हम इसे खूब घुमाए, इसे हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं खूब। अब ये घूम रहा है, अब बीच में हम इसके यहाँ पे एक कॉइन रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे जब इसे हम खूब तेज तेज घुमा रहे हैं तो ये कॉइन पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो न्यूटन के नियम के अनुसार कॉइन को यहीं पे रहना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है कि ये कॉइन जो है ये ऐसे इस डायरेक्शन में यहां पे मूव कर जाता है या यहां पे मूव कर जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबके मन में ये आना चाहिए, यदि ये मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मूव कर रहा है? आपके मन में ये ऐसा क्यों हल्का सा बेंड हो जा रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि ये इस पर हम एक इमेजिनरी फोर्स मान लेते हैं। यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ फेल हो जा रहा, वहाँ पे इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लग पाएगा, इसलिए यहाँ नॉन इनर्शियल रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आया, उसका एक संदर्भ बना, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते इस ये डिस्क घुमाने पर, क्योंकि यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बता रहा था ये सीधा क्यों नहीं निकला, ये बेंड क्यों हो गया। तो फ्रेंड्स, ये इसमें एक फोर्स लग रहा है F1। ओके फ्रेंड्स, जिसे हमने कहा इमेजिनरी फोर्स है। ओके, उसके बाद इस पे एक फोर्स ये लगेगा F2, जो इसे ऐसे बेंड करके घुमा देगा। इसे हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी तो हमने आपको एक कॉन्टेस्ट दिया है। बाद में इसी दोनों फोर्स को हम क्या कहेंगे, सूडो फोर्स कहेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम आपको बाद में बताएंगे जब टॉपिक पे ये आएगा। अभी तो मैं आपको एक रिफरेंस ऑफ फ्रेम अभी मैं समझा रहा था, उसके टू टाइप्स हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस ऑफ कहाँ लगेगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया। जहाँ पे ए जीरो हो मीन्स पार्टिकल रेस्ट में हो या पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, वहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगेगा। जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, वहाँ पे नॉन इनर्शियल वाला लगेगा, जहाँ पे न्यूटन का लॉ सीधे सीधे एप्लीकेबल नहीं हो रहा हो। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इसे हम बाद में चल के क्या कहेंगे, सूडो फोर्सेज इसको कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इनको बाद में हम वही देखेंगे। F1 ये जो लग रहा है इसे हम कहेंगे कंट्रीफ्यूसल फोर्स कहेंगे, और F2 को हम कोरियोलिस फोर्स कहेंगे। तो ऐसे ऐसे हम फ्रेंड्स इसे पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक फ्रेंड्स, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू एन एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और
आप सबके लिए मैं पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स।